हेलो। सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। और प्रीवियस सेशन में हम लोग डीसी जनरेटर्स के क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सेपरेटली एंड सेल्फ एक्साइटेड शंट जनरेटर के बारे में हम लोगों ने बात किया। आज हम लोग सेल्फ एक्साइटेड सीरीज जनरेटर के टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। एंड जैसा कि 26 रिपब्लिक डे पे एक्साइटिंग ऑफर आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है REPB26। अवेल एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन ऑल कोर्सेज एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये कोर्सेज जो भी गेट एकेडमी के कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज में एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ये ऑफर आपको देखने के लिए मिलेगा। हैप्पी रिपब्लिक डे, राइट। एंड एक्सक्लूसिव डिस्काउंट आपको गेट एकेडमी के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं GAOTSY राइट। और सरप्राइज डिस्काउंट्स आप अवेल कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है एंड फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स के लिए ये ऑफर वैलिड है। फर्स्ट 50 एनरोलमेंट, जैसा कि एसएससी जेई के लिए हर ईयर थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो गेट एकेडमी की टीम एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए पेपर 1 के लिए एक ई बुक, ध्यान दीजिएगा फिजिकल फॉर्म में बुक नहीं है, ये एक ई बुक है जो कि लॉन्च की हुई है। एंड इसमें पेपर 1 के लिए ही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड इंडियाज फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक है ये। कि जैसे कि और सारे जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें ये फीचर्स नहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन गेट एकेडमी जो ये ई बुक लॉन्च की हुई है, कुछ एस्पिरेंट्स चाहते हैं कि वो सब्जेक्ट वाइज की टॉपिक वाइज की पर्टिकुलर टॉपिक में किस ईयर कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरीके से वो एनालिसिस करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस गेन कर चुके हुए हैं, जिनको पहले का प्रिपरेशन आइडिया है, सब्जेक्ट्स में अंडरस्टैंडिंग है, तो वो ईयर वाइज बुक चाहते हैं कि पर्टिकुलर ईयर में कौन से सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। तो ये एक ही बुक में ये दोनों फीचर्स अवेलेबल हैं, आपको सेपरेट बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ई बुक में ये दोनों फीचर्स अवेलेबल हैं। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके गेट एकेडमी एसएससी जेई पेपर 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई बुक अगर आप सर्च करते हैं तो आपको अवेलेबल हो जाएगा, राइट। और वहाँ पे जाके फ्री सैम्पल्स भी आप देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अगर ई बुक को आपको अवेल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक में अगर आप क्लिक करते हैं तो प्ले स्टोर तक आप पहुँच जाएंगे और फ्री सैम्पल्स भी आप देख सकते हैं इसके प्ले स्टोर पे। राइट। तो गेट एकेडमी के चैनल पे हैं हम लोग, एंड आरआरबी जे 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है, और सीबीटी 2 जो गेट एकेडमी का कोर्स है वो 499 में अवेलेबल है, आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर आप फ्यूचर अपकमिंग आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीबीटी 1 भी अगर आपको चाहिए तो सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 जितने भी ऑफिशियल आरआरबी जेई के करंट सिलेबस में चीज़ें मेंशन है, वो सारी की सारी चीज़ें और सिलेबस आप 777 में अवेल कर सकते हैं। 777 में आप अवेल कर सकते हैं।
राइट। एंड गेट 2026 का जो कोर्स है वो 2222 में अवेलेबल है। 27 का कोर्स 3333 में अवेलेबल है। एंड 28 का कोर्स जो है वो 5555 में अवेलेबल है। तो आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, कि गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस हैं, जैसे आरआरबी जेई, एसएससी जेई, 777 में कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, 777 में ऑल स्टेट जेई एग्जामिनेशन, 777 में स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो, 1111 में ईएससी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईसीटी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इन्वायरमेंटल साइंस, ईवीएस। तो इस तरीके के जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं आप 777 में अवेल कर सकते हैं। एंड गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे अगर चाहते हैं तो नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रो प्रोसेसर, ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, तो इनमें से इंडिविजुअल बेसिस पे भी सब्जेक्ट्स में एनरोल कर सकते हैं या फिर आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। राइट। और गेट 2025 में आपने एनरोल किया था और एक्सटेंशन चाह रहे हैं 26 के लिए, तो 1500 रुपीज़ पे करके आप एक्सटेंड कर सकते हैं कोर्सेज को। एंड यूपीपीएससी एई का प्रीलिम्स प्लस मेंस, राइट, कि जैसे कि इस बार के प्रीलिम्स में आपके इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में 22 सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं। 22 सब्जेक्ट ऐड हुए हैं। वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको जितने भी सिलेबस में मेंशन है प्री और मेंस के, वो ये 1111 में इंक्लूडेड रहेंगे। आपको कहीं अलग से अवेल करने की ज़रूरत नहीं। 1111 में प्रीलिम्स एंड मेंस का कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। एंड नेक्स्ट जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है गेट के लिए, गेट 2025 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एंड टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाह रहे हैं तो लेट मी टेल यू कि गेट एकेडमी के जो टेस्ट सीरीज़ है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 333 में अवेलेबल है। 333 में आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 एंड फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट है। टोटल टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट को अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको आपके सिली मिस्टेक्स और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पहले 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व कर लें या फिर पहले 2 मार्क के क्वेश्चन पहले सॉल्व करें, पहले टेक्निकल सेक्शन करें या फिर पहले नॉन टेक्निकल सेक्शन करें, इन सारी चीज़ों का आइडिया लगेगा। और पर्टिकुलर पेपर में जो रैंकर्स हैं उनका मार्क्स कितना आ रहा है, उनकी रैंक कितनी आ रही है, आपका रैंक कितना आ रहा है, इस तरीके से कंपैरेटिव बेसिस पे अगर आप चीज़ों को रेक्टिफाई करते चले जाते हैं, जो भी मिस्टेक्स कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं। राइट। और ये 76 टेस्ट जो कि डिज़ाइन की गई हैं वो कुछ गेट के ऑफिशियल पेपर को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई हैं कि गेट का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं किसी भी ईयर में। राइट। कि ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस ईयर भी सेम एज इट इज़, या फिर पिछले 5वें साल में जो क्वेश्चन पे पूछा गया था वही सेम इस ईयर दे दिया जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। राइट। तो इन 76 टेस्ट को कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यूनिक क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है, जो कि ऑल न्यू क्वेश्चंस है, जिससे आपकी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो कि आ, आपकी टेक्निकल एबिलिटी को एनहांस करने का अच्छा मौका है ये, जो कि जस्ट 333 में अवेलेबल है, जो कि आपकी टेक्निकल एबिलिटी को और भी ज़्यादा एनहांस करेंगी। एंड गेट के एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड का अच्छा खासा वेटेज होता है। राइट। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने के लिए गेट एकेडमी की टीम एक ई बुक लॉन्च की हुई है,
जनरल एप्टीट्यूड ई बुक, तो कितना वेटेज होता है गेट के जनरल एप्टीट्यूड का? 13 से 15 मार्क्स का वेटेज होता है जनरल एप्टीट्यूड का, जो कि किसी भी टेक्निकल एग्जामिनेशन से या फिर टेक्निकल पेपर से अच्छा खासा वेटेज आपको जनरल एप्टीट्यूड ई बुक का देखने के लिए मिलता है, राइट। जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, इस ई बुक में न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और क्यूआर कोड आपके स्क्रीन के सामने, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस एप्टीट्यूड ई बुक को देख सकते हैं, फ्री सैंपल्स डाउनलोड करके देख सकते हैं कि बुक का स्टैंडर्ड क्या है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। एंड इसकी प्राइस जस्ट 222 है, इसकी प्राइस जस्ट 222 है। 222 में ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं। एंड इसकी खास बात यह है कि इसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको कोई अदर रिसोर्सेज को विजिट करने की जरूरत नहीं होगी। वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं सीरीज जनरेटर्स के बारे में। सीरीज जनरेटर्स, क्लासिफिकेशन हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया एंड सेपरेटली एंड सेल्फ एक्साइटेड शंट जनरेटर के बारे में बात किया। आज के सेशन में हम लोग सीरीज जनरेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। तो सीरीज जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है, जैसे कि शंट जनरेटर में आपकी शंट में प्लेस रहती थी एंड आर्मेचर के साथ पैरेलली शंट में कनेक्टेड थी, जबकि सीरीज जनरेटर में यही फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहेगी, राइट। तो इसका जो आर्मेचर पार्ट होता है, जैसे कि शाफ्ट यहाँ पे असेंबल्ड है, इस शाफ्ट को थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। लेट मी कनेक्ट द प्राइम मूवर। थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर हम लोग n RPM से रोटेट कराते हैं। एंड यहाँ पे जो है आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग अटैच्ड है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग अटैच्ड है, जो कि आर्मेचर के साथ कैसी होती है, सीरीज में होती है। आर्मेचर के साथ ये वाइंडिंग जो है वो सीरीज में होती है। दिस इज सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन है कि अगेन यहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टार्ट होता है रेसिडुअल फ्लक्स से। इसमें रेसिडुअल फ्लक्स होना चाहिए कुछ इस तरीके से। अगर हम लोग ड्रॉ करें, लेट मी ड्रॉ अगेन, लेट मी ड्रॉ अगेन। ध्यान दीजिएगा कि
पे ब्रशेस हैं, राइट, एंड यहाँ पे आपका आर्मेचर है, जो कि इस कम्यूटेटर के साथ ब्रशेस स्टेशनरी कांटेक्ट मेंटेन करती हैं, उस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जस्ट अ सेकेंड, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी है। तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज फील्ड अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीरीज फील्ड अवेलेबल है। इसमें मोर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होते हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मोर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्लूडेड नहीं रहते हैं। ये सीरीज में इस तरीके से आर्मेचर के साथ कनेक्टेड होती हैं, और इनका टर्मिनल वोल्टेज ये होता है VT। एंड इसको अगर हम लोग प्रॉपरली ड्रॉ करें, इस तरीके से ये पोल्स में होती हैं। राइट, कुछ इस तरीके से ये क्या होता है, पोल के ऊपर में वाइंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जिसको सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। दीज आर सीरीज वाइंडिंग, थिक सीरीज फील्ड वाइंडिंग, thick series field winding, right? And this is armature resistance. Let me draw properly. This is armature resistance, RA, and these are brush contact brushes, and इसमें एक shaft connected है। इस shaft को through the help of prime mover, let me write or draw the prime mover. प्राइम मूवर, अब वो चाहे वाटर के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ों के थ्रू आप प्राइम मूवर से इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये n RPM के साथ इस डायरेक्शन में शाफ्ट इसका रोटेट कर रहा है, राइट। तो ध्यान देते हैं कि इनिशियली कोई सप्लाई तो हम लोगों ने दिया नहीं हुआ है, कोई सप्लाई टर्मिनल्स में तो दिया नहीं हुआ है, केवल मैकेनिकल एनर्जी एज अ इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। इनपुट क्या प्रोवाइड किया हम लोगों ने, मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, थ्रू प्राइम मूवर मूवर प्राइम मूवर के थ्रू हम लोगों ने मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो ये प्राइम मूवर है कुछ इस तरीके से। अब ये जब स्पेस में रन करना चालू करेंगे, अब ये कंडक्टर्स रोटेट कर रहे हैं, राइट, आर्मेचर कंडक्टर्स रोटेट करना चालू कर रहे हैं। अब यहाँ से कुछ फ्लक्स लाइंस होगी तभी तो काम बनेगा, तभी तो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे अगेन रेसिडुअल फ्लक्स, जो कि हम लोगों ने शंट मशीन में बात किया हुआ था, रेसिडुअल फ्लक्स अवेलेबल होते हैं, स्मॉल फ्लक्स लाइंस अवेलेबल होंगी, स्मॉल फ्लक्स लाइंस, इन फ्लक्स लाइंस को रेसिडुअल फ्लक्स बोलते हैं। ये फ्लक्स अवेलेबल रहती हैं, जिसके कारण ये कंडक्टर्स जब रन कर रहे हैं तो कंडक्टर्स में वोल्टेज बिल्डअप होगा,
अभी हम लोग जस्ट इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस अगेन हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, राइट। तो ये होता है ईजी, वोल्टेज बिल्डअप हुआ ईजी, जो कि करंट सर्कुलेट करेगा, करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इस करंट को हम लोग कहेंगे आर्मेचर करंट, क्योंकि आर्मेचर से फ्लो होता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे ब्रश आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा एंड ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप होगा। इन सारे ड्रॉप को और सीरीज में आपका करंट के रास्ते में एक वाइंडिंग भी आ रही है। इस वाइंडिंग की, सीरीज वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस होगी, इसको हम लोग आर एस सी कह रहे हैं। आर एस सी क्या है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेंस, राइट। तब जाके आपको टर्मिनल्स में वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे। अब एट नो लोड कंडीशन, एट नो लोड कंडीशन कि कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, उस पर्टिकुलर केस में टर्मिनल वोल्टेज आपको कितना मिल रहा है? Vt की वैल्यू कितनी होगी? Eg में से ये ड्रॉप्स होंगे क्या? नहीं। तो Vt की वैल्यू Eg के बराबर होगी, क्योंकि कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, ना तो ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप होगा, ना तो आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा। लेकिन एट लोडेड कंडीशन, एट लोडेड कंडीशन क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा कि लोड इस तरीके से अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं टर्मिनल्स में, जैसा कि डीसी जनरेटर है तो डीसी लोड ही आप कनेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल लोड आप जब कनेक्ट किए तो यहाँ से इमीडिएटली करंट सर्कुलेट करेगा, कौन सा? लोड करंट। अभी तक आइए था क्या नो लोड के कंडीशन में? नहीं। लेकिन जैसे ही लोड कनेक्ट हुआ, सर्क्यूटरी क्लोज हुई, तो ये करंट हाँ, तो यहाँ पे लोड करंट फ्लो करना चालू करेगा आई एल, और आई एल की वैल्यू आई ए की वैल्यू के बराबर होगी, आर्मेचर करंट के बराबर होगी यहाँ पे। तो सम सेट ऑफ इक्वेशंस लिखते हैं कि एट लोडेड कंडीशन ई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी टी प्लस आई ए आर ए ड्रॉप प्लस आई ए, जस्ट अ सेकेंड, आई ए आर एस सी ड्रॉप प्लस बी सी डी ड्रॉप, ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, राइट। कि ईजी में ये सारे ड्रॉप माइनस करने के बाद वीटी मिलेगा हम लोगों को। अब चाहें तो इस ये इक्वेशन कहाँ से आया देखने के लिए इस मेस में केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। केवीएल लिखेंगे तो ये इक्वेशन बिल्डअप हो जाएगा। जैसे कि केवीएल लिखे तो -टू प्लस वोल्टेज मिला ईजी, बाद वाली पोलैरिटी लिया, करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में बाद वाली पोलैरिटी। तो माइनस आई ए आर ए ड्रॉप, आई ए आर ए ड्रॉप माइनस आई ए, यहाँ पे भी तो ड्रॉप होगा, राइट। इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस है आर एस सी, तो करंट फ्लो कर रहा है, तो आई ए आर एस सी ड्रॉप, आई ए आर एस सी ड्रॉप माइनस ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप इज इक्वल टू वी टी। तो इसी एक्सप्रेशन को ऐसा चेंज कर सकते हैं हम लोग कि जी को यहीं रहने दीजिए, वीटी के वीटी उस तरफ है तो ये पूरे पैरामीटर्स को उधर शिफ्ट कर दिए, तो ये एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है हमारे पास।
राइट। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसके कारण वोल्टेज बिल्डअप एंड ऑल दी थिंग्स पॉसिबल हो पा रही हैं यहाँ पे। तो सीरीज जनरेटर है हमारे पास और ये थिक वायर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं, ना कि थिन। क्या रीज़न है थिक यूज़ करने का, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान देते हैं जैसे ही लोड कनेक्ट किए हम लोग, एक करंट फ्लो कर रही है आई एल लोड करंट। तो लोड करंट जो फ्लो करेगी उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल तो होगा नहीं, उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल तो होगा नहीं, क्योंकि लोड के रिक्वायरमेंट को उसको फुलफिल करना है। तो ऑब्वियस सी बात है लोड करंट हैवी करंट फ्लो करेगी, और वो उतनी हैवी करंट पूरी की पूरी आर्मेचर से फ्लो होती हुई आ रही है। तो सीरीज वाइंडिंग में कौन सी करंट जाएगी? आर्मेचर करंट ही जाएगी, लोड करंट ही जो फ्लो कर रही वही जाएगी। तो हैवी करंट ऑलरेडी है। हम लोग फ्लक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थिन कंडक्टर्स एंड स्मॉल करंट यूज कर रहे थे ना शंट में, कि ऑपरेटिंग फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन मल्टीप्लाइड विथ आई होता है। तो करंट को क्या कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा प्रोवाइड करने की जरूरत है क्या? नहीं है। अननेसेसरली क्यों मनी का वेस्ट करें, राइट? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा भी प्रोवाइड कर दें, करंट ज्यादा प्रोवाइड कर दें, तो फ्लक्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। बहुत ज्यादा फ्लक्स का क्या करना है, राइट? तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम रखते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन दी मीनिंगफुल फ्लक्स, टू मेंटेन मीनिंगफुल फ्लक्स, कि जितना हम लोगों को काम हो जाए फ्लक्स, टू मेंटेन मीनिंगफुल फ्लक्स, राइट? नाउ तो नंबर ऑफ टर्न्स कम रखते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों ने कम रख दिया। अब क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि वीटी जो है इज इक्वल टू ई जी माइनस आई ए आर ए प्लस आई ए आर एस सी प्लस ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, ये सब माइनस कर रहे हैं ना, ऐसा। फिर माइनस ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, ईजी में ये सारे पैरामीटर्स माइनस कर रहे हैं, तब जाके वीटी मिल रहा है। अब सपोज करिए करंट की वैल्यू तो हाई हाई है, करंट की वैल्यू तो हाई हाई है। तो करंट की वैल्यू हाई है मतलब कि ये नेगेटिव, वीटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस पैरामीटर्स, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेटेड है। तो इन पैरामीटर्स के इंक्रीज होने से वीटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेड्यूस हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि आरएससी अगर बहुत ज्यादा हाई हो गया, आरएससी अगर बहुत ज्यादा हाई हो गया तो वीटी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो वीटी टर्मिनल वोल्टेज बहुत कम चाहिए क्या हम लोगों को? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज चाहिए हम लोगों को इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लोड, और मीनिंगफुल वोल्टेज चाहिए हम लोगों को टर्मिनल पे इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लोड। देयरफॉर आरएससी की वैल्यू अगर हम लोग कम कर देते हैं तो वीटी की वैल्यू मेंटेन रहेगी, वीटी की वैल्यू रेड्यूस नहीं हो पाएगी, मेंटेन रहेगी। जितना हम लोगों को चाहिए उतना मिल जाएगा। इसीलिए आरएससी को कम करना है। अब आरएससी इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर क्या करें, अगर हम लोग बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो आरएससी कम हो जाएगा। दैट इज व्हाट एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर कंडक्टर यहाँ पे अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो आरएससी रेड्यूस हो जाएगा। देयरफॉर वी यूज थिक कंडक्टर, थिक सीरीज कंडक्टर्स। जबकि वहां पे क्या कर रहे थे? थिन कर रहे थे, इजंट इट? और ऑब्वियस सी बात है कि कंडक्टर जितना पतला होगा
उसकी करंट के हैंडल करने की कैपेसिटी क्या होगी, उतनी ही कम रहेगी, लो करंट फ्लो कर पाएगा उसमें से। अगर हैवी करंट फ्लो करवाएं तो वो बर्न कर जाएगा। तो सीरीज में पूरा का पूरा आर्मेचर करंट फ्लो कर रहा है, पूरा का पूरा लोड करंट फ्लो कर रहा है, तो लोड करंट हैवी करंट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है थिक कंडक्टर यूज करेंगे तभी हम लोग वो कंडक्टर इस करंट को झेल पाएगा। अदरवाइज थिन कंडक्टर में लार्ज करंट अगर इंजेक्ट कर दे तो वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा, राइट। कि ये 10 एम्पियर करंट कैरी करने की कैपेसिटी रखता है, इसमें 100 एम्पियर अगर इंजेक्ट कर दूं तो ये मेल्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर दें तो उसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी, जितना लोड करंट फ्लो करना है उसको हैंडल करने के लिए बन जाएगी। तो ये सीरीज जनरेटर की कहानी थी। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आया कि Eg इज इक्वल टू वी टी प्लस दिस ऑल ड्रॉप या फिर Eg माइनस दिस ऑल ड्रॉप इज इक्वल टू वी टी। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहा है। यहाँ पे आई ए इज इक्वल टू आई एल इज इक्वल टू आई एस सी, सीरीज करंट, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है, तीनों की वैल्यू सेम रहती है। और ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके माइंड में आगे आने वाले सेशंस में ये सारे पिक्चर्स मैप हो जाएंगे, तो आप कहीं पे भी कोई भी एक्सप्रेशन इमीडिएटली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको कुछ भी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो आई ए इज इक्वल टू आई एल इज इक्वल टू आई एस सी। अब आई ए, क्योंकि एफ आई एस सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए है, क्योंकि करंट की वैल्यू हाई है तो फाई एस सी सिग्निफिकेंट रहेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। करंट ऑपरेटेड फील्ड है ये, राइट, करंट ऑपरेटेड फील्ड है। वो क्या था, शंट वाला वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड था, ये करंट ऑपरेटेड फील्ड है। एंड फाई एस सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन मल्टीप्लाइड विथ आई। तो करंट हाई है तो नंबर ऑफ टर्न्स कम रखते हैं, सच दैट मीनिंगफुल फ्लक्स कैन बी डेवलप्ड। एंड फाई एस सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए है, तो अप टू सैचुरेशन एंड आफ्टर सैचुरेशन क्या हो जाएगा कि करंट के भले ही इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे कि हम लोग बी एच कर्व में बात करेंगे आने वाले सेशंस में। और आप लोग 10th में पढ़ते भी हैं बी एच कर्व के बारे में कि अगर ये लीनियर मटेरियल है
तो अगर ये करंट है तो ऑपरेटिंग फ्लक्स कैसा होगा कि करंट, थोड़ा सा करंट दिया तो फ्लक्स थोड़ा सा मिला, थोड़ा ज़्यादा करंट दिया थोड़ा ज़्यादा फ्लक्स, थोड़ा और ज़्यादा करंट, उसी के रेशियो में फ्लक्स इंक्रीज होता जाता था और इस तरीके से कर्व हम लोगों को मिलता जाता था। लेकिन हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, आयरन यूज़ कर रहे हैं एज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, राइट, मशीन बनाने के लिए। तो ये जो आयरन की प्रॉपर्टी होती है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये लीनियर नहीं होती है, ये नॉन लीनियर होते हैं कि पहले थोड़ा करंट दिया थोड़ा फ्लक्स, थोड़ा ज़्यादा करंट थोड़ा ज़्यादा फ्लक्स, लेकिन अप टू सैचुरेशन, सैचुरेशन के बाद क्या आएगा कि कर्व डाइवर्ट होना चालू हो जाता है, सॉरी सैचुरेट होने के बाद ये कर्व का प्रॉपर्टी होती है कि थोड़ा सा करंट दे रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा करंट दे रहे हैं तब भी फ्लक्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, और ज़्यादा करंट दिया तब भी फ्लक्स जितना है उतना ही बना हुआ है, फ्लक्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी, और ये आयरन के कारण होती है जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। तो अप टू सैचुरेशन क्या होगा, थोड़ा से करंट पे फ्लक्स उसी सेम रेशियो में इंक्रीज हो रही है, लेकिन आफ्टर सैचुरेशन क्या हो रहा है, आफ्टर सैचुरेशन क्या हो रहा है कि थोड़ा ज़्यादा करंट सप्लाई कर रहे हैं तब भी फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है, फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा ज़्यादा करंट भी सप्लाई कर रहे हैं तो फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं बना हुआ है, फ्लक्स इज कांस्टेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एज हाई करंट इज फ्लोइंग थ्रू सीरीज फील्ड वाइंडिंग सो वी यूज्ड थिक कंडक्टर सच दैट फील्ड कॉपर लॉस कैन बी रेड्यूस्ड। थिक कंडक्टर यूज करने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिए, करंट कम हो गया, तो करंट से ज़्यादा सिग्निफाई हो रहा है ना, तो करंट क्या हो गया, सॉरी थिन कंडक्टर यूज करने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज, तो कॉपर लॉसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, कॉपर लॉसेस कम होंगे, राइट। अब हम लोग बात करते हैं, ये हो गया सीरीज जनरेटर यहाँ पे ओवर। अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड जनरेटर के बारे में, कंपाउंड जनरेटर्स के बारे में, कंपाउंड जनरेटर्स। तो इस सीरीज जनरेटर को समझिए तब हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। सीरीज जनरेटर की अंडरस्टैंडिंग रखिए और इन सारी चीज़ों को अपने हैंड रिटन नोट्स में प्रॉपरली फॉर्म करिए। हम लोग क्लास जस्ट 1 मिनट में कंटिन्यू
So let us continue the session. Hello. तो सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर ओवर होता है। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड जनरेटर्स के बारे में। ओके, कंपाउंड जनरेटर्स। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट शंट एंड सीरीज। तो एग्जैक्टली कैसे वाउंड करते हैं हम लोग मशीन में, वो उसका आइडिया क्रिएट करते हैं कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड पोल्स, राइट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई, जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर ग्रेटर देन 1 है। इस मटेरियल की भी रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर ग्रेटर देन 1 है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, एज यू ऑलरेडी नो। एंड द आर्मेचर वाइंडिंग इज वाउंड लाइक दिस, राइट, कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड अप हो रही है। अब शंट वाइंडिंग अगर कनेक्ट करना है तो शंट आर्मेचर के पैरेलल में ये आपके रोटर, ऑन टॉप ऑफ द रोटर हम लोग स्लॉट प्रोवाइड करके वाउंड करते हैं आपके आर्मेचर वाइंडिंग को। दिस इज आर्मेचर वाइंडिंग, चर वाइंडिंग, राइट, दिस इज आर्मेचर वाइंडिंग। एंड दिस वन इज your shunt field winding, and this is series field winding, series field winding। ओके तो शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है, जैसे आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्टेड रहती है, शंटेड रहती है। तो पैरेलल कनेक्शन कैसे होगा, ये वाले पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट किया हम लोगों ने, एंड इस वाले पॉइंट को इस वाले पार्ट से कनेक्ट किया, तो ये पैरेलल में कनेक्ट हो गई। शंट वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्ट हो गई, राइट। सिमिलरली अगर सीरीज में कनेक्ट करना रहता, तो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में अगर कनेक्ट करना रहता है, तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ टर्न्स इसके ज़्यादा रहते हैं, लेंथ ज़्यादा होता है इनका कंडक्टर्स का, और ये क्या रहते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कम रहते हैं, जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर जो होता है यहाँ पे ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर थिन रहता है, थिन कंडक्टर्स यूज करता है, राइट। तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग थी, ये इस तरीके से लपेटी हुई है, और इनके टर्मिनल्स यहाँ पे दो देखने के लिए मिल रहे हैं। ये आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल्स है, तो ये आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है, तो इस वाले पार्ट को इधर से ले जाके ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। अब देखिए करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ आ रहा है, कि लेट से कि करंट ऐसा फ्लो होता हुआ जाएगा, लेट मी चेंज द पेन कलर। करंट अगर ऐसा फ्लो होता हुआ आ रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, तो करंट की वैल्यू चेंज हो रही क्या, कहीं पर भी डिवाइड हो रहा है क्या करंट, नहीं, सेम करंट आपकी फाइल वाइंडिंग में जाएगा और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो ये वाइंडिंग कैसी है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम सेम करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर करंट फ्लो होता हुआ आ रहा है, तो करंट यहाँ पे डिवाइड होगा, एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा, राइट। तो ये करंट ऐसा फ्लो करेगा,
ऐसा एंड ऐसा एंड फर्दर ये करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, देन यहाँ से रिटर्न होगा। तो एक करंट यहाँ से आ रहा है, एक करंट यहाँ से आ रहा है, दोनों सबमिशन होके ऐसे निकल जाएंगे, राइट। तो करंट का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, इन द सेंस ये पैरेलली कनेक्टेड है और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है पैरेलली, एंड ये सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज वाइंडिंग। तो इसका आइडिया मिल गया हम लोगों को कि किस तरीके से वाइंडिंग करते हैं प्रैक्टिकली, सीरीज वाइंडिंग कैसे होती है, कहाँ पे प्लेस करते हैं, एंड शंट वाइंडिंग कैसी होती है, कहाँ पे प्लेस करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंडिंग के बारे में, कंपाउंड जनरेटर्स के बारे में, कंपाउंड जनरेटर्स के बारे में, कि इस तरीके से ये पोल कोर जो है, ऑन टॉप ऑफ द पोल कोर, पोल कोर जो वाइंडिंग हम लोगों ने प्रोवाइड की हुई है, इसमें इतना पोर्शन जो है, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है वो शंट फील्ड वाइंडिंग का है, शंट वाइंडिंग का है, एंड इतना पोर्शन जो है ये सीरीज वाइंडिंग का है। दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, कंपाउंड मशीन, कंपाउंड जनरेटर्स, राइट। तो ध्यान देते हैं कि करंट अगर हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, लेट अस इंजेक्ट दी करंट, तो करंट ऐसी इंजेक्ट हो रही है, राइट। अब ये करंट इधर जा रही है ऐसे करके, और फिर यहाँ से रिटर्न होगी, एंड ये करंट यहाँ पे डिवाइड हुई, यहाँ पे भी इंटर करेगी कुछ इस तरीके से, एंड इस तरीके से फ्लो करेगी, एंड इस तरीके से फ्लो करेगी, एंड यही करंट जो है इधर चली जाएगी, क्योंकि इधर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ये ओपन सर्क्यूटेड है, इधर फ्लो नहीं करेगी, ये इधर फ्लो करेगी, एंड देन करंट का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, एंड फिर इधर से रिटर्न बैक होगी ऐसा, ऐसा। तो एक करंट इधर से आ रही थी, एक इधर से, ये दोनों बाहर चली जाएंगी, इजंट इट। तो यहाँ से इंटर की करंट और यहाँ से लीव कर रही है, तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है। जो करंट यहाँ पे आर्मेचर में फ्लो कर रही है, वही करंट यहाँ पे आर्मेचर में फ्लो कर रही है, राइट। तो ये सीरीज वाइंडिंग हो गई। एंड शंट, शंट में क्या हो रहा है, करंट का डिवीजन हो रहा है, कि करंट यहाँ से इंटर की एंड देन यहाँ तक जाके करंट, दूसरी करंट आ रही है, राइट। तो करंट का डिवीजन यहाँ पे हो रहा है, तो ये शंट में कनेक्टेड है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ये वाली वाइंडिंग शंट वाइंडिंग, एंड देन ये वाली जो वाइंडिंग है वो सीरीज में कनेक्टेड है, लाइक दैट, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि देखिए, जब करंट का डायरेक्शन हम लोगों को नोन होता है तो फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन पता चल जाता है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग, राइट। तो करंट अगर अगर ये इस तरीके से आयरन कोर है, इस तरीके से आयरन कोर है, और वाइंडिंग में करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फ्लक्स कैसी होंगी, डाउनवर्ड होंगी। करंट का डायरेक्शन से फ्लक्स का डायरेक्शन इवेलुएट किया। अब देखिए, सीरीज वाइंडिंग में करंट ऐसा जा रहा है तो फ्लक्स अपवर्ड होंगी, तो शंट वाले में डाउनवर्ड, शंट वाली जो फ्लक्स है वो डाउनवर्ड होंगी इस तरीके से, फाई एस एच, एंड फाई एस सी जो होंगी वो अपवर्ड होंगी एज इंडिकेटेड, अपवर्ड होंगी, राइट। तो ये तो ऑन पेपर हम लोगों ने ड्रॉ करके देखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट आपकी वाइंडिंग कैसी होती है, पोल कोर के ऊपर में सबसे पहले हम लोग शंट वाइंडिंग प्लेस करते हैं, शंट वाइंडिंग की पहले पोल कोर है उसमें शंट वाइंडिंग ऐसा प्लेस कर देंगे, शंट वाइंडिंग, और ऑन टॉप ऑफ द शंट वाइंडिंग हम लोग सीरीज वाइंडिंग रखते हैं, एंड कंडक्टर टू कंडक्टर ऑलवेज सेपरेटेड बाय इंसुलेशन, राइट। तो इंसुलेशन, पहले आपका आयरन कोर है एंड उसके ऊपर में इंसुलेशन, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जितने भी होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, तो आयरन क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, और कॉपर क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। कंडक्टर टू कंडक्टर ऑलवेज सेपरेटेड बाय इंसुलेशन। तो
आयरन कोर के ऊपर में इंसुलेशन प्रोवाइड किया, उसके ऊपर में हम लोगों ने वाइंडिंग रखा, कौन सी, शंट वाइंडिंग, एंड देन अगेन इंसुलेशन प्रोवाइड किया, अगेन इंसुलेशन प्रोवाइड किया, एंड देन उसके ऊपर में सीरीज वाइंडिंग को अरेंज किया, सीरीज वाइंडिंग को अरेंज किया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है एमसीक्यू में और इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है आपसे कि कौन सी वाइंडिंग को ऑन टॉप ऑफ दी आयरन कोर रखते हैं हम लोग, पोल कोर, राइट। कि पोल कोर के ऊपर में कौन सी वाइंडिंग रहती है, सबसे पहले अटैच्ड कौन सी वाइंडिंग रहती है पोल कोर के साथ, तो शंट रखें कि सीरीज रखें। लेट अस इन्वेस्टिगेट कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में कॉपर लॉस कितना होता है, आई एस सी स्क्वायर आर एस सी, शंट में आई एस एच स्क्वायर आर एस एच। शंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, कम, इजंट इट। तो रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होता है, यहाँ पे क्या है, करंट ज़्यादा है और रेजिस्टेंस क्या है, कम है, रेजिस्टेंस इसका कम है। तो टेम्परेचर राइज किसका ज़्यादा होगा, सीरीज वाली वाइंडिंग का, सीरीज वाइंडिंग का टेम्परेचर राइज ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस ग्रेटर होंगे कंपेयर टू शंट वाइंडिंग, राइट। तो शंट के कंपैरिजन में इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू आई एस एच कितना फ्लो करता है, कम, और ये स्क्वायर टर्म कम है, एंड ये आर एस एच जो कि ज़्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि स्क्वायर टर्म क्या है, कम होता है, लेकिन इसमें स्क्वायर टर्म ज़्यादा है एंड आर एस सी कम है, तो इसका टेम्परेचर राइज सीरीज वाइंडिंग का ज़्यादा होगा। इसीलिए शंट वाइंडिंग को पहले रखेंगे और सीरीज वाइंडिंग को टॉप पे रखेंगे, जिससे वो एटमॉस्फेयर में अपने टेम्परेचर को रिलीज कर सके। अदरवाइज सीरीज को अंदर रख देंगे तो वो और भी ज़्यादा हीट अप होगी, उसका हीट डेसिपेट नहीं हो पाएगा, राइट, एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हो पाएगा, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए सीरीज को ऑन टॉप ऑफ द शंट वाइंडिंग रखते हैं, सीरीज वाइंडिंग को ऑन टॉप ऑफ द शंट वाइंडिंग रखते हैं हम लोग, सीरीज वाइंडिंग को ऑन टॉप ऑफ द शंट वाइंडिंग रखते हैं। तो देखिएगा, शंट फ्लक्स ऑलवेज डोमिनेट करती हैं, क्योंकि शंट में क्या होता है कि मोर नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ टर्न्स मोर हैं, एंड करंट क्या है, वेरी स्मॉल करंट फ्लो करता है, आई एस एच, करंट की वैल्यू कम होती है। तो नंबर ऑफ टर्न सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर स्मॉल है तो स्मॉल करंट से भी मीनिंगफुल फ्लक्स क्रिएट किया जा सकता है, मीनिंगफुल फ्लक्स, फुल फ्लक्स क्रिएट किया जा सकता है अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, भले ही करंट स्मॉल है। तो कौन सा फ्लक्स डोमिनेट करता है, शंट फ्लक्स डोमिनेटिंग होता है, शंट फ्लक्स ये डोमिनेटिंग होता है। तो शंट फ्लक्स डोमिनेट्स सीरीज फ्लक्स। तो शंट फ्लक्स किसको डोमिनेट करता है, सीरीज फ्लक्स को ये डोमिनेट करके रखता है, ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है शंट फ्लक्स का। तो सीरीज फ्लक्स कंपैरेटिवली कम होता है, ये ग्रीन कलर के पेन से जो देखने के लिए मिल रहा है वो सीरीज फ्लक्स है, राइट। अब ये होता है कंपाउंड मशीन, राइट। तो कंस्ट्रक्शन वाइज समझ में आ गया। अब इसके फर्दर क्लासिफिकेशन है कि लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट के फर्दर क्लासिफिकेशन है क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल। सिमिलरली शॉर्ट शंट के भी फर्दर क्लासिफिकेशन है क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल, राइट। तो क्यूमुलेटिव के अगेन फर्दर क्लासिफिकेशन है ओवर, अंडर और फ्लैट और लेवल कंपाउंड, राइट। तो इनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करना है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन वाइज है कि शंट वाइंडिंग यहाँ पे है
एंड आर्मेचर के साथ शंट में कनेक्टेड है, एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे है, इजंट इट? सीरीज फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे है। तो शंट का देखिए एक पोर्शन सीरीज के एक पोर्शन से कनेक्टेड है, एंड शंट का दूसरा पोर्शन आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया था। देखिएगा, शंट का एक पोर्शन सीरीज से कनेक्टेड है, सीरीज वाइंडिंग से, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग से कनेक्टेड है, और दूसरा वाला पोर्शन आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है, आर्मेचर के साथ। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं, राइट। तो शंट भी है इस मशीन में एंड सीरीज में भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट। तो यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग है और यहाँ पे टर्मिनल्स निकले हुए हैं, जहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान देते हैं कि ईजी है, ईजी डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा वो ऑलरेडी पता है आपको। तो ईजी डेवलप होगा जो कि आईए प्रोड्यूस करेगा, और ये आईए दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक लोड करंट में, एक आईएसएच में। तो आईएसएच की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, आपको ऑलरेडी पता है क्यों कम होती है, क्योंकि आरएसएच की वैल्यू हाई होती है। तो इधर कम करंट जाएगा, लोड में ज़्यादा करंट जाएगा, जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड है, ये लोड करंट ज़्यादा होना चाहिए। और यही आर्मेचर करंट काम कर रहा है इसको भी एक्साइट करने का, और अगेन शंट फील्ड वाइंडिंग को भी एक्साइटेशन करने का, यही करंट ही काम कर रहा है, इजंट इट? तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? आईएसएच को वीटी डिवाइडेड बाई आरएसएच लिखते हैं। यहाँ का टोटल वोल्टेज जितना होगा, ये वोल्टेज डिवाइडेड बाई आरएसएच जो होगा, यहाँ का करंट होगा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड, वोल्टेज ऑपरेटेड। शंट वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है वोल्टेज ऑपरेटेड होता है, और इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्टली करंट के फ्लो होने से फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो ये करंट ऑपरेटेड, ऑपरेटेड करंट ऑपरेटेड फील्ड होता है, राइट। एंड और ध्यान देते हैं कि Eg इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए आर एस सी प्लस बी सी डी ड्रॉप। कि वी टी में क्या क्या ऐड करें? वी टी में आई ए आर ए ड्रॉप, आई ए आर एस सी ड्रॉप एंड ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, ये तीनों ऐड करेंगे तो Eg मिल जाएगा, या फिर Eg में ये सारे ड्रॉप्स डिडक्ट करेंगे तो वी टी मिल जाएगा, इजंट इट? यहाँ पे देखिए आर एस एच नहीं लिखा गया है, आर एस एच इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि आर एस एच में जो है करंट का कोई मतलब नहीं है केवीएल इक्वेशन में। केवीएल कौन से लूप में लगा रहे हैं? यहाँ पे आर एस एच है क्या? नहीं। तो यहाँ पे केवल और केवल क्या है कि यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लिखने पे ये इक्वेशन डेवलप हो रहा है जिसमें आर एस एच इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आईए चाहिए हम लोगों को, तो आईए ऐसे जा रहा है, और इधर लोड करंट, और इधर क्या है? आईएसएच है, आईएसएच, और यहाँ पे आईए है। तो आईए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच, आईए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच लिख सकते हैं, वेयर आई एस एच इज इक्वल टू, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है, दिस करंट इज आई एस एच, एंड आई एस एच इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर एस एच, वी डिवाइडेड बाई आर एस एच, वी डिवाइडेड बाई आर एस एच से एक्सप्रेस किया जा सकता है, जो कि वी क्या है? टर्मिनल वोल्टेज, वी टी, वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड। तो इसको हम लोग लॉन्ग शंट कहते हैं। अ शंट मशीन एंड कंपाउंड मशीन आर सिमिलर इन नो लोड, ऑन लोड, क्योंकि ऑन लोड क्या होगा? ऑन नो लोड फाई एस सी की वैल्यू 0 होगी, राइट। तो शंट मशीन एंड कंपाउंड मशीन आर सिमिलर इन नो लोड, जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ग्रीन कलर के पेन से देखें या फिर कोई डिफरेंट कलर के पेन से, लेट मी ड्रॉ लाइक दिस, कि यहाँ पे अगर कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, लोड करंट क्या है? 0 है। इफ तो लोड करंट अगर 0 है, तो यहाँ पे सर्क्यूटरी क्लोज्ड है क्या? ये सर्क्यूटरी ओपन सर्क्यूटेड है, नो लोड कनेक्टेड, नो लोड कनेक्टेड, इसीलिए ये क्या है? ओपन सर्क्यूटेड है। तो यहाँ से कोई भी करंट आएगा क्या? आईए की वैल्यू क्या होगी? 0, आईए की वैल्यू 0 होगी।
तो IA की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से कोई भी फ्लक्स क्रिएट होगा क्या, कोई भी फाई एस सी देखने के लिए मिलेगा क्या, फाई एस सी 0 एट नो लोड, राइट। लेकिन ये क्या बन गई, जब फाई एस सी 0 है एट नो लोड कंडीशन, तो ये सिमिलर टू शंट मशीन बन गई ना, कि फाई एस सी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो ये क्या बन गया, शंट मशीन बन गया, शंट मशीन। तो एट नो लोड आपकी लॉन्ग शंट मशीन इज एनालॉगस टू शंट मशीन, एनालॉगस टू शंट मशीन। नेक्स्ट शॉर्ट शंट मेथड के बारे में देखते हैं, शॉर्ट शंट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। शॉर्ट शंट मैकेनिज्म, हेलो। तो शॉर्ट शंट मैकेनिज्म जो होता है, देखिए शंट वाली वाइंडिंग जो है उसको कंप्लीटली यहाँ पे ना कनेक्ट करके सीरीज के नीचे कनेक्ट करते हैं, सीरीज वाइंडिंग के नीचे कनेक्ट करते हैं, तो ये हो जाता है शॉर्ट शंट। कनेक्शन करने की टेक्निक से, दैट्स इट, कि शंट वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ कंप्लीटली पैरेलली कनेक्ट किया हम लोगों ने, ये पूरी की पूरी पैरेलल कनेक्टेड है। तो आर्मेचर करंट डेवलप हुआ, ईजी है, आर्मेचर करंट डेवलप हुआ, तो आर्मेचर करंट के पास दो रास्ते हैं, एक आई एल है इधर जाने का, एक आई एस एच है। तो एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा। अब सेम वही कहानी कि नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रहेंगे, रेजिस्टेंस आर एस एच का ज़्यादा रहेगा, जिससे करंट कम फ्लो करेगा, एंड मोस्ट ऑफ द करंट लोड में जा सकता है, एंड लोड करंट ही आपका आर एस सी में फ्लो कर रहा है, सॉरी इस सीरीज फील्ड में फ्लो कर रहा है, जिससे मीनिंगफुल फ्लक्स क्रिएट होगी, और इसमें स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ करेंगे सीरीज वाइंडिंग में। तो इसके इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगा, देखिए वीटी में यही केवीएल लिख दीजिए अगेन। तो देखिए देखते हैं वीटी में आई ए आर ए ड्रॉप और आई एल आर एस सी ड्रॉप डिडक्ट करें, सॉरी ऐड करें, तब जाके ईजी मिलेगा, ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप वगैरह ऐड करें तब जाके ईजी मिलेगा। तो क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में आर्मेचर करंट ना फ्लो करके आर्मेचर से स्लाइटली लेस करंट फ्लो करेगा, जो कि लोड करंट हो। आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड लोड करंट से ज़्यादा होगा, क्योंकि मेन टोटल करंट तो आई आर्मेचर करंट ही है ना। तो आर्मेचर करंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आर्मेचर करंट में से इधर थोड़ा सा करंट गया, वो थोड़ा सा करंट डिडक्ट होने के बाद जो है लोड करंट आएगा, तो लोड करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम है। लोड करंट का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये यहाँ पे आई एल आर एस सी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आई ए आर एस सी लिखा हुआ था, यहाँ पे आई ए आर एस सी लिखा हुआ था। इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देने की बात है, राइट। यहाँ पे आई लॉन्ग शंट में आई ए आर एस सी था और शॉर्ट शंट में आई एल आर एस सी है, तो करंट का स्मॉल डिफरेंस यहाँ पे ऑब्जर्व होता है शॉर्ट शंट एंड लॉन्ग शंट में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, राइट। और यहाँ पे भी क्या इक्वेशन बन रहा है, आई ए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच, आई ए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच। वहाँ पे भी क्या था, आई ए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं। आई एस एच क्या होगा, तो आई एस एच क्या कहता है कि पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ले रहे थे, राइट। अब कौन सा वोल्टेज कंसिडर करेंगे आई एस एच कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज। तो यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज में क्या क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेजेस में क्या क्या आएगा, तो लेट मी राइट द केवीएल इक्वेशन। तो इस वोल्टेज में ये वोल्टेज अगर ऐड कर दें हम लोग, जो कि प्लस माइनस ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वोल्टेज में ये वाला वोल्टेज ऐड कर दें, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज मिल जाएगा, राइट।
क्योंकि ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप ये सब चीज़ें तो स्टैंडर्ड नहीं पता है हम लोगों को। तो वीटी में अगर आई ए आर एस सी जोड़ दें हम लोग, आई एल आर एस सी जोड़ दें तो ये वोल्टेज मिल जाएगा हम लोगों को, राइट, केवीएल इक्वेशन पे बेस्ड है। तो दिस वोल्टेज वी टी प्लस आई एल आर एस सी डिवाइडेड बाई आर एस एच आएगा। पहले क्या आता था, वी टी डिवाइडेड बाई आर एस एच आता था। तो करंट की वैल्यू स्लाइटली यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है आई एस एच की, क्योंकि वी टी प्लस आई एल आर एस सी ड्रॉप ऐड करने पे करंट की वैल्यू इंक्रीज, न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो ये डिफरेंस है लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट मेथड में। अब फील्ड फ्लैशिंग मेथड हम लोग देखते हैं कि अगर आपका मशीन बहुत ज़्यादा समय से ऑफ कंडीशन में रखा हुआ है, उससे कोई प्रॉपरली ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग फील्ड फ्लैशिंग मेथड करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन दी रेसिडुअल फ्लक्स इन द मशीन। क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेम पोजीशन पे रखे रहने से उसकी रेसिडुअल प्रॉपर्टी जो होती है वो खराब हो जाती है, राइट। रेसिडुअल फ्लक्स खत्म हो जाता है, तो उसको फिर से हम लोग फील्ड फ्लैशिंग करके उसका रेसिडुअल फ्लक्स बनाते हैं कि उसमें रेसिडुअल प्रॉपर्टी फिर से मेंटेन हो जाती है मैग्नेटाइजेशन करके उसका, तो रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी फिर से मेंटेन हो जाती है, जिस मेथड को हम लोग बोलते हैं फील्ड फ्लैशिंग मेथड। कि अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से आपकी मशीन से कोई ऑपरेशन नहीं लिया गया है तो फिर से उस मशीन को वाइंडिंग्स को डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड कर दीजिए आप एक बार, जिससे अगेन फ्लक्स लाइंस, ऑब्वियस बात है, करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स लाइंस क्रिएट होंगी, तो फ्लक्स लाइंस क्रिएट हो जाएगी एंड देन डिस्कनेक्ट करिए तो सारी फ्लक्स लाइंस खत्म हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी फ्लक्स लाइंस ओरिएंटेशन रहेगा क्योंकि रेसिडुअल फ्लक्स करेगा। इसके बारे में बीएच कर्व में डिटेल डिस्कशन करेंगे आने वाले सेशंस में, राइट। तो रेसिडुअल फ्लक्स इज इंपॉर्टेंट एंड इनिशियली वोल्टेज को बिल्डअप करने के लिए आर्मेचर में जनरेट करने के लिए, ईजी को जनरेट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, रेसिडुअल फ्लक्स ही तो रेस्पॉन्सिबल है। रेसिडुअल फ्लक्स होगा स्लाइटली और ये रोटेट कर रहा है तो वोल्टेज डेवलप होगा, स्मॉल वोल्टेज जो कि स्मॉल करंट प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल करंट गया, मोर फ्लक्स, मोर वोल्टेज, मोर करंट, मोर करंट, मोर फ्लक्स, मोर वोल्टेज, मोर करंट, मोर करंट, मोर फ्लक्स, मोर वोल्टेज, मोर करंट, क्यूमुलेटिव प्रोसेस, जिसके कारण ईजी की वैल्यू इंक्रीज होके सिग्निफिकेंट वैल्यू को पहुंच पाएगी। तो रेसिडुअल फ्लक्स इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोगों को फील्ड फ्लैशिंग मेथड करके कि फील्ड वाइंडिंग में डीसी एक्साइटेशन देके हम लोग रेसिडुअल फ्लक्स फिर से रीगेन कर सकते हैं। इस मेथड को हम लोग कहते हैं फील्ड फ्लैशिंग मेथड, राइट। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग के बारे में। कंपाउंडिंग क्या होती है? कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग। कंपाउंडिंग, तो एक सेकंड, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं प्रीवियस टॉपिक का, जिससे अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफ़िकल्टी ना हो और आप अपने हैंड रिटन नोट्स में प्रॉपरली फॉर्म कर पाएँ कॉन्सेप्ट्स। फील्ड फ्लैशिंग था ये, इसका डायग्राम ये है एंड लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट को नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली। इसको नोट करिए इक्वेशंस को, जस्ट कुछ ही सेकंड्स में क्लास कंटिन्यू करते हैं।
Let us start the discussion on compounding, degree of compoundation. ओके, तो डिग्री ऑफ कंपाउंडेशन के बारे में डिस्कस करें। आशा करता है आपने नोट कर लिया होगा। ये वाला भी जो सेक्शन है ये भी नोट कर लीजिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में फॉर्म कर लीजिएगा। तो कंपाउंडिंग का जो डेफिनेशन है, एडजस्टिंग द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर बाय वेरिंग इट्स सीरीज फील्ड एम्पियर टर्न्स बाय कनेक्टिंग अ डाइवर्टर अक्रॉस इट्स सीरीज फील्ड वाइंडिंग। कि क्यूमुलेटिव मशीन में या फिर लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट मशीन में आपने देखा, कंपाउंडेड मशीन में, कि दो फ्लक्स लाइंस थी। एक शंट फील्ड फ्लक्स था एंड एक सीरीज फील्ड फ्लक्स था, राइट। तो फ्लक्स लाइंस को कंट्रोल करके my audible? Hello? Yes, now it is proper, I think. Just check it. तो दो फ्लक्स लाइंस है यहाँ पे, शंट फ्लक्स एंड सीरीज फ्लक्स, राइट। अब कुछ अरेंजमेंट करके, डाइवर्टर वगैरह कनेक्ट करके इसके फ्लक्स को हम लोग चेंज करें, फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को चेंज करें अगर, कि फाई एस एच को घटा दें या फिर फाई एस एच को बढ़ा दें। फाई एस एच अगर घटा दें तो कुछ मशीन में चेंजेस होगा, टोटल फ्लक्स अगर कम हो जाएगी मशीन की तो रेटेड फ्लक्स से तो कम कुछ चेंजेस होगा। फ्लक्स को अगर इंक्रीज कर दें तो और कुछ चेंजेस होगा। फ्लक्स को अगर सेम रखें तो कुछ चेंजेस होगा। तो मतलब कि डाइवर्टर रेजिस्टेंस कनेक्ट करके ओवरऑल टोटल फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज डिक्रीज करके एडजस्ट करना, जिससे वोल्टेज लेवल में चेंज किया जा सकता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंपाउंडिंग। एडजस्टिंग द टर्मिनल वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे बाय वेरिंग द फ्लक्स थ्रू द हेल्प ऑफ डाइवर्टर। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर बाय वेरिंग इट्स सीरीज फील्ड एम्पियर टर्न्स by connecting a diverter across series field winding, right। शंट फील्ड और सीरीज फील्ड देखते हैं कहाँ पे करना हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कि शंट में करें या फिर सीरीज में करें, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ कंपाउंडेशन, राइट। हाँ सॉरी, यहाँ पे शंट बोल दिया हम लोगों ने, सीरीज में करते हैं हम लोग। फाई एस एच एंड फाई एस सी है, तो फाई एस सी के को इंक्रीज डिक्रीज करके ओवर फ्लक्स को चेंज किया जा सकता है। देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग के बेसिस पे, अब डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, फ्लक्स को अगर ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो ओवर कंपाउंड बन गया, अगर कम कर दिया तो अंडर कंपाउंड बन गया, या फिर सेम रखा तो फ्लैट कंपाउंड। जैसे कि कम्युलेटिव कंपाउंड के फर्दर क्लासिफिकेशंस थे तो वो हो गए। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर कैन एक्ट एज अंडर, फ्लैट और ओवर कंपाउंड जनरेटर्स, राइट। तो इन तीन मेथोडोलॉजी में ये एक काम कर सकता है, एक्ट कर सकता है। कंपाउंडिंग इज डन एट रेटेड लोड कनेक्ट करके हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं। रेटेड लोड क्या होता है, फुल लोड। रेटेड लोड और फुल लोड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम होती है ना। और रेटेड वैल्यू
किसको कहते हैं, फुल लोड वैल्यू को ही कहते हैं। इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होगा। फुल लोड वैल्यू, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि रेटेड वैल्यू क्या है और फुल लोड वैल्यू क्या है। तो रेटेड वैल्यू फुल लोड वैल्यू को ही कहते हैं और फुल लोड वैल्यू रेटेड वैल्यू को ही कहते हैं, कि एज पर द रेटिंग ऑफ द मशीन हम लोग लोड कनेक्ट किए हुए हैं, जिससे मशीन फुल्ली, उसके कॉपर मटेरियल्स, आयरन मटेरियल्स फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, इतना लोड कनेक्ट करके रखा हुआ है जिसके लिए मशीन डिजाइंड है, वो वैल्यू होती है रेटेड वैल्यू और फुल लोड वैल्यू। Compounding is done at rated load to adjust the terminal voltage below rated, exactly rated or above rated. Right, above rated रहेगा तो over compound, below rated रहेगा तो under compound, exactly rated रहेगा तो level compound और flat compound, flat और level compound. Right, तो देखिए एक डाइवर्टर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया, दिस इज आर डी जो कि डाइवर्टर रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को अगर हम लोग जीरो पे रखें तो कोई इफेक्ट है क्या इस रेजिस्टेंस का? नहीं। तो जो भी आर्मेचर करंट जा रही है सारी की सारी करंट आरएससी में जाएगी। और अगर इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज किए, इसकी वैल्यू 1 2 3 ऐसा करते गए तो रेजिस्टेंस पिक्चर में आया, राइट। इस तरफ से सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू कंप्लीटली जीरो रखेंगे तो आर्मेचर करंट ऐसा जा रहा है। अब यहाँ पे आरएससी है, यहाँ पे नॉर्मल कंडक्टिंग वायर है, तो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो सारा का सारा करंट कहां से पास हो जाएगा, इधर से पास हो जाएगा। तो आरएससी का कोई एग्जिस्टेंस रह गया क्या? नहीं, आरएससी का कोई मतलब नहीं रह गया। मतलब ये एज अ शंट मशीन वर्क करना चालू कर देगी, राइट। फिर आरएससी को चेंज, सॉरी आरडी को चेंज किए, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 2 3 ऐसा कुछ रखे, तो रेजिस्टेंस पिक्चर में आया। तो अब करंट के पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता यहाँ और यहाँ इस तरीके से डिवाइड होगा एज पर दी वैल्यू अवेलेबिलिटी कि आरडी को कितना चेंज किया हुआ है, तो उतना उस हिसाब से यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, बाईपास होगा, और कुछ करंट यहाँ से फ्लो करेगा जो कि फ्लक्स क्रिएट करेगा और जो कि 5SH में ऐड होगा और टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो 5SE की वैल्यू वेरी कह रही कि नहीं कह रही, टोटल फ्लक्स वेरी हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग एडजस्ट करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ डाइवर्टर रेजिस्टेंस। बाय वेरिंग द डाइवर्टर रेजिस्टेंस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू, जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू, a cumulative compounded generator can be acted इन 4 अदर मोड्स, 4 मोड्स में काम करेगा। देखिए जब डाइवर्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अक्रॉस फील्ड वाइंडिंग, तो शंट जनरेटर बन गया ये, क्योंकि सीरीज फील्ड में कोई भी करंट ही नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट यहीं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जीरो है, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, तो सीरीज में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं जा रहा है सीरीज वाइंडिंग में, तो वो एज अ शंट काम करेगा। रेजिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज किया तो बेसिक क्यूमुलेटिव जनरेटर बना ये। रेजिस्टेंस क्यों बेसिक क्यूमुलेटिव बनेगा? क्योंकि थोड़ा करंट इधर जा रहा है, थोड़ा करंट इधर जा रहा है, मतलब थोड़ा सा करंट जा रहा है तो जो कि फ्लक्स क्रिएट करेगा, जो कि टोटल 5SH में ऐड होगा, टोटल फ्लक्स मिलेगा हम लोगों को, तो बेसिक क्यूमुलेटिव। रेजिस्टेंस और इंक्रीज किया तो थोड़ा सा यहाँ पे जितना करंट जा रहा था प्रीवियसली और कम करंट जाएगा, यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा जाएगा, राइट, तो फ्लक्स और ज्यादा मिलेंगी, इजंट इट। तो ये हो जाएगा आपका अंडर कंपाउंड, कि अब जो टर्मिनल वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज के बराबर मिल रहा है। अब रेजिस्टेंस अगर और इंक्रीज कर दें, रेजिस्टेंस यहाँ का डाइवर्टर रेजिस्टेंस और इंक्रीज कर दें, तब क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो बहुत कम करंट जाएगा लेकिन थोड़ा सा जाएगा, और बहुत ज़्यादा करंट यहाँ से जाएगा, राइट, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओवर कंपाउंड। बेसिक क्यूमुलेटिव अंडर अंडर हो गया, एंड देन फिर क्या होगा, फ्लैट बनेगा एंड देन ओवर होगा, राइट। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू जब जीरो है तो शंट, और रेजिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज किया बेसिक क्यूमुलेटिव, रेजिस्टेंस और इंक्रीज किया आरडी का तो अंडर, एंड देन रेजिस्टेंस और इंक्रीज किया तो फ्लैट, एंड देन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो बहुत कम करंट आपके डाइवर्टर में जा रहा है, बहुत ज़्यादा करंट आपके सीरीज में जा रहा है, जो कि टोटल फ्लक्स को और भी ज़्यादा ऐड करेगा, तो ओवर कंपाउंड बन जाएगा ये। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ कंपाउंडेशन करके फ्लक्स को एडजस्ट करके वोल्टेज प्रोफाइल हम लोग चेंज कर सकते हैं। कंपाउंडिंग कांट बी डन विथ डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर एज इट्स सीरीज फ्लक्स अपोजेस द शंट फ्लक्स। डिफरेंशियल कंपाउंड क्या होता है,
उसमें शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सीरीज का ऐसे एक दूसरे को नलिफाई करेंगे, तो उसमें कंपाउंडिंग नहीं किया जा सकता है इस तरीके से डाइवर्टर रेजिस्टेंस लगा के। जबकि क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग में ही हम लोग कंपाउंडिंग कर सकते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड में नहीं करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड में नहीं करते हैं। कंपाउंडिंग कांट बी डन विथ अ डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर एट इट्स सीरीज फ्लक्स अपोजेस दी शंट फ्लक्स। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस के बारे में बात करेंगे अपने जनरेटर्स में, डीसी जनरेटर्स में, और कंपाउंडिंग का टॉपिक यहाँ पे ओवर होता है। तो क्या किया हम लोगों ने, एडजस्टिंग दी टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेजेस के लेवल को रेटेड वैल्यू से कम किया, रेटेड वैल्यू के बराबर किया, रेटेड वैल्यू से कम किया तो अंडर कंपाउंड, राइट, और रेटेड वैल्यू के बराबर किया तो फ्लैट या लेवल कंपाउंड, रेटेड वैल्यू से ज्यादा किया तो ओवर कंपाउंड। और जैसे कि आपको मालूम है रेटेड वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू, वीटी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, टर्मिनल वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा। आपने देखा कि ईजी, ईजी इज इक्वल टू क्या होता है, वीटी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए आर एस सी प्लस ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, ये सारे ड्रॉप ऐड करने के बाद वीटी में ईजी मिलता है हम लोगों को, इजंट इट। तो वीटी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, लेट मी राइट वीटी हियर एंड all those values or drops, if we transfer on the other side, then Eg minus all the drops, which is IARA plus IARSC plus brush contact drop, right। तो क्या हो रहा है Vt की वैल्यू किसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी, Eg का मैग्नीट्यूड। Eg अगर ज्यादा होगा तो Vt टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। Eg अगर कम होगा तो टर्मिनल वोल्टेज कम होगा। और Eg का क्या एक्सप्रेशन निकाला हुआ था हम लोगों ने, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाई जेड एन पी अपॉन 60 है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, Eg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई, Eg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई, क्योंकि ये नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं जो कि कांस्टेंट है। लेट मी राइट, नंबर ऑफ कंडक्टर एक बार मशीन बन गई तो ये चेंज करने वाले नहीं है। नंबर ऑफ पोल्स, एक बार मशीन बन गई तो नंबर ऑफ पोल्स 4 से 2 नहीं हो सकते, 2 से 4 या 6 नहीं हो सकते, राइट। और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स भी चेंज नहीं हो सकते। तो ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है। ये 60 क्या है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है। तो सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो Eg इज इक्वल टू के, टोटल कांस्टेंट के एन फाई लिख सकते हैं, वेयर के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड के को हटा देते हैं तो इस तरीके से Eg इज इक्वल टू एन फाई लिख सकते हैं। Eg इज इक्वल टू एन फाई, तो वेयर एन इज द स्पीड, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये स्पीड ऑफ रोटेशन है, राइट। तो ये स्पीड है, स्पीड कि जिस स्पीड से प्राइम मूवर के हेल्प से ये रोटेट कर रहा है मशीन, हमारा जनरेटर। एंड फाई क्या है, फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स, फ्लक्स। तो फील्ड फ्लक्स का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग इंक्रीज डिक्रीज या फिर चेंज करें, फील्ड फ्लक्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज या फिर चेंज करें, पाई को अगर हम लोग वेरी करें तो Eg वेरी होगा कि नहीं होगा, वेरी होगा। Eg अगर वेरी होगा तो Vt वेरी होगा कि नहीं होगा, होगा। टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज और ये सारी चीजें की जा सकती है। इसीलिए फ्लक्स को चेंज करने के लिए हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं, टू चेंज द टोटल फ्लक्स। देयरफॉर देयरफॉर therefore to change the total flux,
वेट करिएगा थोड़ा। Therefore, to change the total flux, we do compounding. कहाँ पे लिख रहे थे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर फाई वेरी करे तो ईजी वेरी करेगा, ईजी वेरी करेगा तो टर्मिनल वोल्टेज वेरी करेगा। लेट मी राइट हियर कि अगर हम लोग फाई को वेरी कराएं, if phi varies then eg varies, eg वेरी करेगा तो vt वेरी करेगा, राइट। therefore through compounding we change total flux so that terminal voltage can be adjusted to under फ्लैट, और इसी को बोलते हैं लेवल, और ओवर रेटेड वैल्यू। यही होता है कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट। तो सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है। तो डाइवर्टर रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज वाइंडिंग में एडजस्ट करके करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा और सारी चीज़ें चेंज होगी, टर्मिनल वोल्टेज प्रोफाइल चेंज होगा, राइट। तो ये होता है कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग देख लिया हम लोगों ने किस तरीके से करते हैं, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे ओवर होता है, जितने भी टाइप्स से हम लोगों ने डिस्कस किया। और डिफरेंशियल कंपाउंड कैसे बनाते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड बनाना है अगर आपको, तो लेट वी हैव द पोल कोर। टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है। तो ये हमारे पास पोल कोर है। ये पोल शू एंड पोल फेस और पोलर, राइट। तो इस तरीके से है हमारे पास। और शंट वाइंडिंग ऐसी है, एंड सीरीज वाइंडिंग ऐसी है, जस्ट अपोजिट। सीरीज फील्ड वाइंडिंग ऐसी है, राइट। यह है आपकी सीरीज वाइंडिंग, और ये है आपकी शंट वाइंडिंग। डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन हम लोग बनाना चाह रहे हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन।